बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज लाहौर में बहुत हेक्टिक किस्म का डे गुजरा मेरा। पहले वज़ीर आज़म साहब जो थे जामिया नईमिया तशरीफ ले गए, वहां पे लोगों की मुश्किलात तो सुनी, लेकिन उनकी स्पीच जो थी वज़ीर आज़म की वो काबिल जिक्र है। उन्होंने कहा कि यकीनन दहशतगर्दी की जंग के लिए कौमी यकजहती बहुत जरूरी है, जिसका सबूत इदारों ने भी दिया, अपोजिशन और हुकूमत ने भी दिया, और हमने कामयाबियां हासिल की। अच्छा, यह खूबसूरत बात है कि उन्होंने हुकूमत के लिए क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि स्टेट के लिए क्रेडिट लिया, तो यही अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक गुजारिश और रिक्वेस्ट की उलमा से। उसमें उन्होंने कहा कि उलमा को चाहिए कि आज सिर्फ फतवे देने का किरदार ना निभाएं, बल्कि मैदान अमल में आए और इस्लाम का सही चेहरा सामने लेके आए, क्योंकि दहशतगर्दी बहुत ज्यादा ऐसी हुई है कि जिसको मुसलमानों और इस्लाम के नाम मंसूब किया जाता है। इस नैरेटिव को हमने रद्द करना है और इसके लिए जरूरी है कि उलमा मैदान अमल में आए। अच्छा, दूसरा, उन्होंने थाना कल्चर में कंप्यूटराइज सिस्टम का भी इफ्तिताह कर दिया। यह भी एक काबिल जिक्र अमर है। अब इसका कितना फायदा होता है आम आवाम को, यह आने वाला वक्त बताएगा। साथ साथ मुझे अफसोस है इस बात पे कि हम कल सारा दिन, जिनमें मैं भी शामिल था, हम दोस्तों ने प्रोग्राम्स किए, उनमें हम मुराद सईद और जनाब मोहतरम जावेद लतीफ साहब के झगड़े को लेकर बैठे रहे, इंडिविजुअल्स के। और कराची में एक बहुत बड़ी आग थी, वो कराची जलता रहा और वहां पे 800 लोग बेरोजगार हो गए हैं, अभी तक की जो खबर है। आगे जाके क्या पता चलता है, किस तरह से उनको कंपनसेट किया जाता है, उसको हमने तज़किरा तक करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मैं आज चाह रहा था कि जो कमी कल रही मैं उसको पूरा करूं, कम से कम अपना हिस्सा डालूं, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे। मैं तारुफ करवाता चलूं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू माई शो सर। प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बड़ा शुक्रगुजार हूं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इकबाल शाहिद साहब, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी। चीमा साहब, मुझे बताइए कि मैंने जो गुफ्तगू की है या इब्तदाइया जो मैंने अर्ज किया है, तो आप समझते हैं कि हम कम से कम थोड़े थोड़े बेहिस भी होते जा रहे हैं। हम शायद मजा लेते हैं लड़ाइयों का तज़किरा करके, फसाद का तज़किरा करके, जेन्युइन इश्यूज हैं वो पीछे चले जाते हैं। कल कराची में आग लगी हुई थी और हम मुराद सईद और जावेद लतीफ को डिस्कस कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो है ना चीज़ों को उसके फेस पे डिस्कस करना, मैं समझता हूँ सही एनालिसिस नहीं होता। अच्छा जी। उसके पीछे जाएं तो आपको समझ आती है कि हो क्या रहा है। ठीक। ये जो कराची की आग थी, आग लगना मतलब मैं समझना कोई बड़ी अनयूजुअल बात नहीं है। उसके बुझाने वाले एलिमेंट इक्विपमेंट होता है, आपके पास अगर फायर फाइटिंग हो तो बड़ी जल्दी बुझ जाती है और कोई मसला नहीं होता। और वैसे कल नेग्लिजेंसी नजर आई ना जी वहां पे? नेग्लिजेंसी में बहुत ज्यादा ना, कराची जहां आग लग जाती है अपनी मर्जी से बुझती है। हाँ, कराची में जहां भी पिछले आप 3 साल से देखें तो जहां आग लगती है वो अपनी मर्जी से बुझती है। ठीक है। सो आप कह लें कि इसका मतलब है सारा जला के खुद ही बुझती है, खुद ही बुझती है। वो आप कह लें कि वो लकड़ मंडी में लगे, आप कह लें कि टिम्बर मार्केट में लगे, कहीं और लगे, दुकानों में लगे, किसी प्लाजा में लगे, जहां भी लगती है आग अपनी मर्जी से बुझती है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है स्टेट अपना रोल प्ले नहीं कर रही। स्टेट ने इसी बात का टैक्स लेती है और इसी बात पे उसको बादशाह या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला माना जाता है कि वो लोगों को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये आप कह लें कि पहला इमरानी मुआहदा जो इंसानों के दरमियान या अवाम और हुकूमत के दरमियान था कि हम आपको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। दुरुस्त है। तो आप हमें बादशाह मान लें। लिहाजा जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देने में तो गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम है, और नाकाम इसलिए है कि वो उसने हर चीज में करप्शन को इतना घुसेड़ा हुआ है कि उसका कोई अदारा काम ही नहीं कर रहा। अच्छा सर, वहां हुकूमत का सारा गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट का। अब ये जो आप कह लें कि कल जो कुछ मुराद सईद की बात हो रही थी, मुराद सईद और जावेद लतीफ साहब की जो बात थी आग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा जी। आग लगने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि आग इनकी लड़ाई की वजह से लगी है, वो जो बुझी नहीं है, वो इनकी लड़ाई की वजह है। बेसिक है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बन गया करप्शन। करप्शन जो सबसे बड़ा इशू बना, तो आजकल ये जो कल से आप मुराद सईद और जावेद लतीफ की बात कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से या 2 दिन से, उसके दौरान कहीं भी पनामा का जिक्र नहीं आ रहा।
बिल्कुल कहीं मियां साहब की लूटमार का जिक्र नहीं आ रहा, का जिक्र जरूर आया कहीं भी लूटमार का जिक्र नहीं आ रहा, कहीं भी करप्शन का जिक्र नहीं आ रहा, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं आ रहा। और यही वो चाहते थे। आज बात सारी हो रही है मियां जावेद लतीफ पे, कोई उसको कर्ज कर रहा है, कोई उसको उसकी वजाहत देने की कोशिश कर रहा है। सो मैं समझता हूं कि ये करप्शन को छुपाने की वजह से मतलब ये जो तलाल चौधरी है या दानियाल अजीज है या जावेद लतीफ है या मरियम औरंगजेब है या आप कह लें कि और क्या नाम है ये जो अबद शेर अली है, इस तरह के बाकी लोग, या आपके दोस्त दानियाल अजीज साहब, दानियाल अजीज का मैंने पहले नाम ले लिया, इन लोगों को छोड़ा गया है। इन लोगों को छोड़ा जाता है कि आप, और ये बात आज की नहीं है, ये बात बेनजीर, ये काम बेनजीर साहब के साथ किया गया, नुसरत भुट्टो साहब के साथ किया गया, कैरेक्टर असैसिनेशन। मियां साहब ने माजी में समझते हैं कि मैंने इस बात से कामयाबी ली है, ठीक, और वो उस कामयाबी को दोहराना चाहते हैं कि अपने मुखालफिन की कैरेक्टर असैसिनेशन, और पीछे वो पर्दे के पीछे खुद बैठे हुए हैं, उनकी बेटी बैठी हुई है और मुखालफिन की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, अपोजिशन की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। और सारा दिन जैसे बख्शते आप भी नहीं है, वैसे जी बख्शते आप भी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। देखें, मैं चीमा हूं, मेरा क्लैन है, मेरा कल्चर है, मेरे माँ बाप ने सिखाया है, राजपूत यहाँ पे हैं, बलोच हैं, पठान हैं, बाकी मतलब मुख्तलिफ कौमें हैं, आप सैयद हैं। मतलब हम इस बात, हमारा ये कल्चर है कि अगर मुझे कोई गाली देगा तो मैं खामोशी से घर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल, ये मेरा कल्चर है, बिल्कुल। और इस बात को मैं यहाँ मीडिया के सामने बैठ के कह रहा हूँ कि मैं इस कल्चर को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है, छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल ठीक है, चल रहा है, चलेगा, बिल्कुल ठीक। ये और दुनिया में कहीं भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है कि जिसको भी आप गाली देंगे वो साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी कि ये जो वाकयाती मामलात आ रहे हैं ना, हम साफती तौर पे इनको कहते हैं वाकयाती शहादतें, वो ये है कि पनामा को पीछे ले जाने के लिए इस तरह के वाकयात किए जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर चीमा साहब की इस बात को मैं मान लूं कि जी जो जावेद लतीफ और मुराद सईद का वाकया है वो शायद पनामा को पसे पुश ले जाने के लिए था या करवाया डिजाइन, लेकिन इमरान खान साहब को तो किसी ने नहीं कहा था कि वो फटीचर और इस तरह के लफ्ज बोले कि पनामा पीछे चला जाए, क्योंकि पूरे 3 दिन वो भी फटीचर भी डिस्कस हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शमसी साहब। वो कहते हैं कि एक दिन की बात नहीं होती क्या कि तारीख करती है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल ठीक। ऐसी है कि जब एक पाकिस्तान में असल में कल्चर उसी तरह चल रहा है दोनों पार्टियों में, बल्कि सारी पार्टियों में, कि ये इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल समझते नहीं है कि हमारी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या गवर्नमेंट बन गई है, मैं अपोजिशन हूं। अपोजिशन ने तहिया किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट करेगी हमने उसको कंडेम करना है, और हुकूमत ने तहिया किया था कि कोई बात अच्छी भी नहीं माननी। बात यह है कि जब आप वहां बदला ले लें, वो हाउस जो सारी कौम की नुमाइंदा वहां लोग बैठे हुए हैं, वहां अगर कोई आदमी ज्यादती करता है तो दूसरा फरीक अगर वो राजपूत ना भी हो, वो पठान ना भी हो, जट ना भी हो, बात पर फख्र है, जट ना भी हो, देखो बड़े फख्र से, मैं बड़े एहतराम से ये कहता हूँ, बात दुरुस्त है, उस वहां हमने मसालें कायम करनी है, या उसके बाद अगर हमने वहां बदला ले लिया तो फिर बात हो जाती है बराबर, दोनों कुश्ती लड़ गए। और दूसरा आपने ये बात कही कि जी सारी मीडिया उस बात को उठाता रहा, वहां आग लगी थी कराची में, ये शर्मनाक हरकत है। इससे पहले भी काफी वाकयात हो चुके हैं कि जब पाकिस्तान के अहम मसाइल, इवन देन के जब बम दबा के कई दफा होते रहे और हम छोटे छोटे पैटी किस्म के यानी मौजूदात को बनाते रहे, वीना मलक का चलती रही, उसकी डबोसा चलती रही। अच्छा, आप अंदाजा करें कौन मसाइल हैं, क्या सब लोग, क्या सब सोसाइटी के तमाम हिस्सों का फर्ज नहीं है? क्या एक पार्टी का फर्ज है, एक हिस्से का फर्ज है, वो बेशक भले पीटीआई हो, मीडिया भी वो रोल अदा नहीं कर रहा। इसको चाहिए था वो खबर जो थी दोनों की, यानी जावेद लतीफ साहब वाली और उसको हमारे दोस्त जो थे मुराद सईद वाली, वो एक पट्टी लगा के तो गुजार गई, वो लोग भूल जाते, वहां वो काम होता रहता, उसके खिलाफ वो कमेटी बन गई, कमेटी बन जाती, उसको सजा मिलती। ये मीडिया किसी चीज को टिकने ही नहीं देता है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि अभी हम इब्तदाई मराहल में तो है नहीं, यहां बैठ के हर आदमी बस जाहिर जिस जो आदमी अपने नौकर को हुकूक नहीं देता, अगर ज़मींदार है तो मज़ारे का हुकूक नहीं देता, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो अपने मजदूर का हुकूक नहीं देता, वो भी जब मीडिया में हम लोग आते हैं तो हम इस किस्म की बातें करते हैं। मुआशरती जिंदगी को सुधारना भी तो हमारा फर्ज है। हम ये कहते हैं ये इसी तरह चलेगा, 70 साल हो गए। अगर किसी नालायक आदमी को, और मैं कहता हूं कि ऐसी कौमों को भी अगर कोई चीज मिल गई है तो आपको पता है कि रहती नहीं है या खराब हो जाती है। हमें काम को संभालना नहीं चाहिए, बल्कि इसको बेहतर से बेहतर लेकर जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सियासत जब से पाकिस्तान बना है
तब से हो रही है इस मुल्क में। अगर डिक्टेटर आया है तो उसने भी सियासतदान बनने की कोशिश की है। आप अयूब खान को ले लें, ज़ियाउल हक को ले लें, असल में यहां का निजाम इन्होंने बेहतरी की तरफ ले जाने की बात की है। तो मुझे लग रहा है कि ना डिक्टेटर ने एज अ डिक्टेटर अपना रोल निभाया है, ना सियासतदान ने एज अ पॉलिटिशियन अपना रोल निभाया है, और भेड़ चाल रही है और उसके पानी के बहाव में बहते रहे। जिस तरह से आज वजीर आजम साहब हमारे जामिया नईमिया में मदद मांग रहे हैं उलमा से, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, एक तो ये बात, मैं चूंकि सियासत में हूं तो मैंने बिजनेस करता हूं, मैंने दो चीज़ें ना सारे ब्यूरोक्रेट्स में ऑलमोस्ट 99% जर्नलों सारों में, बाकी लोगों में देखा है, मैंने बिजनेसमैन में देखा है, हर बंदा बिजनेस भी करना चाहता है और सियासत भी करना चाहता है। रिटायरमेंट के बाद हर जर्नल बिजनेस करना चाहता है या सियासत करना चाहता है, ये दोनों करना चाह रहा है। जी ठीक है। एक्चुअल वजह क्या है कि सियासत जो है, सियासतदान दुनिया के सबसे एलिवेटेड लोग हैं। बिल्कुल ठीक। दुनिया के सबसे बड़े डिसीजन हैं वो सियासतदानों ने किए हैं, और दुनिया के सबसे बड़े डिसीजन आइंदा भी सियासतदानों ने करने हैं। क्वेश्चन ये है कि जो लोग इतने मोतबर हैं, इतने एलिवेटेड हैं, सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हैं, उन लोगों को अपनी जुबान पे, अपनी विजडम पे उन्हें कोई अच्छी चीजें डेमोस्ट्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यहां रुकिए जरा, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक भी जरूरी है। यकीनन सियासतदान एक आइडियल होता है और उसके नजरियात जो हैं वो पूरी कौम को या डैमेज करते हैं या बना देते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, बात हम कर रहे थे कि लीडर जो है उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो या कुछ हमेशा बिगाड़ देते हैं या कुछ बना देते हैं। अब किस किस ने क्या क्या बिगाड़ा है और क्या क्या बनाया है, ये पूरी एक हिस्ट्री है। इसमें तो सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लेकिन हमने बात वो करनी है जो कट एंड शॉर्ट हो और हम कुछ ना कुछ नतीजा अखज करें कम टाइम में ज्यादा। चीमा साहब, आपने ही बात की है कि टीचर होता है, ये जो सियासतदान होता है, टीचिंग इस हवाले से मैंने यूज वर्ड किया है कि उसने सिखाना होता है, और जिसने सिखाना होता है वो कुछ ना कुछ टीच कर रहा होता है। मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ऐसा सियासतदान पाकिस्तान में मौजूद है? जिस तरह से आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आज के उलमा को मैदान अमल में आना होगा, किस तरह से मैदान अमल में आना होगा? देखिए, बेसिकली एक फारसी कहावत है कि लोग हमेशा हुक्मरानों का लिबास पहनते हैं। एक और इंग्लिश कहावत है कि लोग हुक्मरानों की जुबान बोलते हैं। सो ये दोनों बातें ठीक है कि लोग हुक्मरानों की जुबान बोलते हैं और हुक्मरानों का ही लिबास पहनते हैं। जब यहाँ पे पहले लोग मतलब आइडियलाइज करते हैं। सो ये सब दुनिया के सबसे ज्यादा डिसीजन इन्होंने किए हैं, सबसे एलिवेटेड ये हैं, लिहाजा इनका इहलाक ठीक होना, किरदार ठीक होना, जुबान ठीक होना, ये सारी बातें बड़ा मैटर करती हैं। मैं समझता हूँ अगर इनका अपने किरदार भी ठीक हो, कुर्बानियां भी बड़ी दें, तो अगर जुबान ठीक नहीं है तो उसका भुगतना मुआशरे में आप कह लें कि वो खराबी आएगी। मुआशरे में नॉर्मली लोगों को नहीं पता कि किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे बर्दाश्त करना है। हाँ, असल बात ये है। हाँ, सियासतदान ही ऐसी है, ये चीज है, सब्र और बर्दाश्त। अपोजिशन और गवर्नमेंट हुकूमती बेंचों में एक दूसरे के खिलाफ बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल कर बाहर निकल के जफियां डाल रहे होते हैं और सामने डाल रहे होते हैं, बैठे शादियों में इकट्ठे होते हैं, बाकी जगह और फिर कहते कैसा हुआ। अच्छा, नहीं कैसा ना भी हो तो कैसा ये उनकी ड्यूटी है ये डेमोस्ट्रेट करना कि जनाब हमारा मौक़िफ़ से इख्तिलाफ है, हमारा किसी की पर्सनल इख्तिलाफ नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है, हम मौक़िफ़ को मुख्तलिफ रखते हुए भी इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन माजरत के साथ। सो आप खान साहब ने ये रवायत वैसे डाल दी है। देखिए मेरी बात, देखें अपोजिशन में होते हुए मैंने देखा कि जी सख्त स्पीचेस की, नवाब नसरुल्लाह को हम सुनते रहे, ऐसे बहुत सारे दीगर अहबाब को सुनते रहे, भुट्टो को मुल्क तोड़ने का भी ताना देते रहे, लेकिन जब मीटिंग होती थी इकट्ठे बैठ के बात भी होती थी, गुफ्तगू भी होती थी। अब यहाँ पे हुआ नवाज शरीफ से मिलना पसंद नहीं करते। सुन लेना, अब हुआ क्या है, मैं समझता हूं कि इशू ये बना है कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने एक गुर तलाश किया हुआ है। गुर क्या है कि आप अपोजिशन की कैरेक्टर असैसिन नहीं कराओ, खुद मुंह बंद करके बैठे रहो। अच्छा जी। मैं समझता हूं कि मुझे दानियाल अजीज खान साहब के बारे में या तहरीक इंसाफ के बारे में, खवातीन के बारे में, तलाल चौधरी या दूसरे लोग जो हैं, हाजा आसफ साहब हैं, हाजा साद रफीक साहब हैं, जो कुछ भी कहेंगे हम इन्हें मरियम नवाज की जुबान समझते हैं,
ہم انہیں نواز شریف کی زبان سمجھتے ہیں, ہم انہیں شہباز شریف کی زبان سمجھتے ہیں. ان کی طرف سے ہر آئی ہوئی گالی کو ہم نواز شریف کی طرف سے آئی ہوئی گالی سمجھتے ہیں, اور اس بات میں ہم حق بھی جانب ہیں, یہ ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. ہماری عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ یہ لوگ میاں صاحب کی حکم کے بغیر یہ اس طرح کے الفاظ نہیں بول سکتے. میں کل جاوید اپنا لطیف کی بات کو یا اس کے جو ابیوز سے اس نے اسپیچ کی اور اس کے بعد جو اس نے پریس کانفرنس کی, میں اسے آئسولیشن میں نہیں دیکھ رہا. اچھا, میں اسے آیا ہوا حکم دیکھ رہا ہوں. اور پھر اس میں ایک بات ہے, میں یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کریں تو مسلم لیگ والے کہکا لگاتے ہیں جیسے غیر ذمہ داران لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لیکن بے نظیر کی بیٹی نے جب امداد پتافی نے جو کچھ کہا, اور پھر جب وہ آیا, کیا نام ہے ابھی جس نے جوائن کرنا تھا, مروت آیا, تو آصفہ بھٹو نے جو بات کی وہ مریم سے اس نے بتایا کہ میرا مریم نواز سے کریکٹر کہیں اونچا ہے, میرا مطلب. اور مریم نواز نے جو کچھ یہاں پہ جاوید لطیف نے کہا, اس کے بعد مریم نواز ابھی آج میں ٹویٹ پڑھ رہا کسی کا کہ اس نے کہا کہ مجھ سے انہوں نے ڈیٹیل مانگی ہے. بھائی 3 دن بعد کیا ڈیٹیل مانگ رہی ہیں آپ؟ کیا سامنے کسر کون سی رہ گئی ہے؟ لہٰذا کسٹوڈین جیسے ہلاک کا آج کی حکومت ہے, میاں نواز شریف ہے جو 3 بار وزیر اعظم بنا اور 4 5 6 بار وزیر اعلیٰ بنا. ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک اس معاشرے کو, سیاست کو مہذب بنائیں. اچھا, لوگوں کو بتائیں کہ سیاست کو مہذب تو بنائیں, لیکن دہشت گردوں سے کیسے جان چھڑوائیں؟ آج علماء سے مدد مانگ لی جامعہ نعیمیہ میں, انہوں نے کہا جی میدان عمل میں آئیں. ایک تو وضاحت ادھر سے ہونی چاہیے, لیکن ہم بھی بات اس پہ کر سکتے ہیں کہ میدان عمل میں علماء کس طرح سے آئیں. کیا فتوے سے آگے بات, انہوں نے کہا جی اب فتووں سے آگے بات نکل گئی ہے, اب وہ کس طرح سے جمعوں کے خطبات میں وہ کنڈیم کریں, یا کس طرح سے کریں, یا اپنی تحریروں میں کریں, یا کس طرح سے وہ میدان عمل میں آئیں؟ شمسی صاحب آپ تو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور پی ٹی وی کا ہم آپ کو سنتے اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ شروع کب سے ہوا, اس کو شروع کس نے کیا؟ یہ ایک دفعہ کہنے سے وزیر اعظم کا ایک رومانس ہے, وہ ظاہر ہے ان کا جامعہ نعیمیہ سے بڑا تعلق ہے, میاں ان کے والد صاحب کا, محترم میاں شریف صاحب کا, اور جامعہ اشرف سے بھی. اس سلسلے میں وہ تو آپ کو پتہ بھی دیندار کے منہ بولے بھائی بنے ہوئے تھے, دیندار لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. لیکن یہ جو دہشت گردی کو ختم کرانے کے لیے ایک جامعہ نعیمیہ سے مدد مانگنا تو ایسے ہی ہے. اس کی میں تھوڑی سی 1 منٹ لوں گا. علماء سے مانگ لیا کہ آل اوور پاکستان وہاں پر میسج دیا ہے, لیکن جا کے آپ کو پتا ملک میں کتنے فرقے ہیں, اور ان کا اور کوئی رخ ہوگا, کسی کا اور ہوگا, کوئی کسی دیوبندی ہوگا, کوئی سنی ہوگا. اس طرح ہمارے پاکستان میں ایسا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جا کے کوئی خاص طبقہ فکر کے لوگوں کو کہیں کہ سب لوگوں کو پیغام دے دیں. اس کا اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا, سارے علماء کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے. پر میں آپ کو بات کو آگے تھا, بالکل درست ہے, یہ کوئی نیشنل قسم کا کانفرنس کی جا سکتی تھی, سب کو اکٹھا کیا جا سکتا تھا. اس کے لیے وہ فورم زیادہ بہتر تھا. باقی رہی بات, آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جب ہم نے رخ بدلا, روس کو چھوڑ کے امریکہ کی طرف ہم آئے, اسی کا شاخسانہ تھا کہ جب روس اور امریکہ سپر پاور 2 دنیا میں تھیں, اور روس کو توڑنے کے لیے ہم نے ضیاء الحق نے ساتھ دیا امریکہ کا. ٹھیک ہے, اور وہ 100 کا جو جہاد تھا اس سلسلے میں لاکھوں لوگ, آپ کو تھوڑا سا پیچھے جائیں, 1985 میں میں نے خود سارے ٹرانسپورٹ اسلام آباد میں افغانوں کی چلتی دیکھی. لیکن نا جی اس کا اقرار تو جناب شہباز شریف صاحب نے کر لیا نا پچھلے دنوں. نمبر کہا جی کہ یہ جو ہم نے خود ہی یہ سارا کچھ کیا تھا, ہمارے گلے پڑ گیا. پالے تھے. ٹھیک ہے, بس آپ دیکھیں حکمت یار اسلام آباد میں رہتا رہا, برہان الدین ادھر رہتا رہا, اور کرزئی کراچی میں. اور یہ جو اس وقت کے پریزیڈنٹ ہے وہ بھی آپ کے مرہون منت تھے, اور آج آپ ہی کے خلاف. اور دوسرا امریکہ نے یہ سمجھا دہشت گردی کیسے ختم ہو, جب ہم اس کو خود ہی گلے ڈال لیتے ہیں. اور پھر یہ امریکہ مفت میں کام کسی سے نہیں کرواتا. اس زمانے میں بھی اس نے اتنی مدد ہمراہی کر دی جتنا وہ کام لینا چاہتا تھا. اس کے بعد 9/11 آپ کے سامنے ہے, انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اگلا لفظ انہوں نے نہیں بولا, ورنہ نہیں بولا, لیکن ہم تو پہلے لیٹے ہوئے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ جو اس جنگ و جدل میں سب ہم تماشا دیکھتے رہے, مسلمانوں کا قتل عام دیکھتے رہے, تورا بورا ہوتے دیکھتے رہے. یہ جو مسلم امہ ہے ساری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت بخار چڑھا رہتا ہے پاکستان کو. بالکل ٹھیک. تو پھر سارے دہشت گرد کچھ کو ہم نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا جو اس کے خلاف تھے کہ یہ دہشت گردی غلط ہو رہی ہے, وہ دوسری طرف آ گئے. کچھ کو ہم نے یوز کیا, جو بچ گئے ہم نے ان کو پھر دہشت گرد کہا. اب دیکھیں جب ہم سارا اپنے گلے میں سیاپا ڈال کے پھر وہ پیسہ پاکستان میں آیا,
آپ دیکھیں کہ مدرسوں کی حالت اس سے کہیں بہتر ہے. بالکل ٹھیک. آج سے 20-25 نہیں، سال پہلے یہ نہیں تھے. آپ دیکھیں سب لوگوں نے اپنا حصہ لیا. وہاں پہ سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہے, کمپیوٹر کی تعلیم دے رہی ہے, آج بہتر ہے. چلو آج بہتر ایسے کر لیتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے کوئی باتوں کو چھپانا نہیں چاہتے آپ. ٹھیک ہو گیا. سعودی عرب جو ہے, آپ نے دیکھا کتنے عرب ہمارے ملک میں مدرسوں کی مدد کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ وہ گورنمنٹ کو دے. تو جب آپ کا ویسٹ انٹرسٹ باہر ہوئے گا تو مالی مسئلہ جہاں کسی کا آئے گا, تو جہاں کسی کو کوئی ملے گی, مدد مل سکتی ہے, فائدہ مل سکتا ہے, اسی کی بات مانے گا. تو اب ایک مدرسے میں اچھا سائن ہے. میں کہتا ہوں اسی طرح چاروں صوبوں میں اگر وہ جانا چاہیں, ان کی وہ جمن کے جانا چاہیے, بلکہ اس سے بھی آگے. اگر آئی جی آفس پنجاب میں گئے تو سارے صوبوں کا دورہ کریں. یہ اچھا یہ میسج ہوئے گا. اب پنجاب تو نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے صرف, وہ سارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اور دیکھیں جی, سندھ گئے ہیں وزیر اعظم, تو وہ کہتے ہیں جی آئے کیوں ہیں یہاں پہ. جمشید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے بتائیے کہ اقبال شاہ صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو اس میں کی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ غلطیاں سب سے ہوئیں, لیکن آج کچھ ڈائریکشن بہتر, اس کے باوجود کہ اپوزیشن پاناما کا شور مچائے ہوئے, اس کے باوجود کہ اپوزیشن اور حکومت میں آپس میں ایک خاص قسم کی لڑائی چل رہی ہے, تمام تر کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود دہشت گردوں کے خلاف جس طرح سے میں قوم کو دیکھ رہا ہوں, خواہ وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, یا ایون آصف علی زرداری ہوں, ایک صف میں کھڑے ہیں. اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو؟ دیکھیں اس میں نا آپ تھوڑا سا زیادہ مارجن دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. میں سب کو دے رہا ہوں. اچھا, بیسک جو بات ہے کہ میاں صاحب یہاں آ کے کہہ رہے ہیں, میں تو وہ باتیں نہیں کر رہا نا کہ کون کہتا تھا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, کون کہتا تھا باتیں ہونی چاہیے, ملاقاتیں رہنی چاہیے. یہاں آ کے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. جب آپریشن ہوا یہ ضرب العضب, اس میں جب پنجاب کی بات کر رہا ہوں, پنجاب میں 250 مدرسہ ایسا تھا جنہوں نے گورنمنٹ کو مدرسے کے اندر نہیں جانے دیا. بالکل ٹھیک ہے. 250 مدرسے, 250 مدرسے نے 250 مدرسوں نے, لیکن اب کوئی نہیں ایسا. اب نہیں, ابھی تک وہی چل رہا ہے. ابھی نہیں ایسا. وہی ہے. 500 مدرسے نے ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا. اب اگر 500 مدرسہ آپ کے لیے نو گو ایریا ہے, اگر 500 مدرسہ پنجاب میں نو گو ایریا ہے گورنمنٹ کے لیے, تو آپ کیسے سچویشن آف ڈینائل میں, آپ کہہ لیں ڈینائل میں ہیں کہ یہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, یہاں کوئی یہ بہت بڑا الزام ہے. بریک کا وقت ہے, اب یہ اس الزام کا جواب دیں گے. بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے جو گیسٹ تشریف لائیں گے, تو میں چاہوں گا وہ تفصیلی اس پہ بات کریں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا جناب رانا محمد اکرام ربانی صاحب نے. مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. بہت شکریہ جی, آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور انہی کی طرف میں سوال لے کے جاؤں گا. جمشید اقبال چیمہ صاحب نے فرمایا کہ جی ایکسیس ہمیں نہیں ملی, اس طرح سے مدرسوں کی ہم نے چھان بین نہیں کر سکے, ان کا نیریٹو چینج نہیں کر سکے, ان کی سوچ تبدیل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اس پہ کسی اور دن پروگرام کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے, میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اس کے باوجود کہ اپوزیشن اور حکومت میں شدید قسم کا ذہنی تناؤ اور کھچاؤ موجود ہے, آپس میں ملنا پسند نہیں کرتے, لیکن دہشت گردی پہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ اکٹھے ہیں دہشت گردوں کے اگینسٹ. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ KPK میں دیکھیں تو وہاں صوبائی حکومت دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے, پنجاب لڑ رہا ہے, سندھ لڑ رہا ہے, بلوچستان لڑ رہا ہے. اس ایک ایجنڈے پہ ہم سب اکٹھے ہیں. کچھ بہتری نظر آتی ہے آپ کو؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی کہ یہ شاید آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں. میں جب ہیلتھ منسٹر تھا اس زمانے میں بھی, ابھی یہ خودکش کام نہیں شروع ہوا تھا, میرے جسم پہ بھی بلٹس کے نشان ہیں. یہاں پہ شیعہ سنی ایوریج تھی روز 5-6 بندے قتل ہونے کی. اچھا, میں جنیوا گیا ہوا تھا ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے لیے. میرے آنے سے پہلے سارے ہائی افسر نے تسلیم کر لیا کہ بجائے اس کے کہ صرف محرم کے دنوں میں اوقاف ڈپارٹمنٹ ایک امن کمیٹی بنا دے, یہ ایک ریگولر ایکسرسائز جو ہونی چاہیے. میں نے اس وقت ان کو بڑے قریب سے دیکھا, مولانا صاحبان کو بھی, فقہ جعفریہ کے لوگوں کو بھی, سپاہی صحابہ کے لوگوں کو بھی, اور باقی جماعتیں بھی. میں ابھی تک مجھے مطلب
एज ए पाकिस्तानी, एज ए पंजाबी बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। कोऑर्डिनेशन लेवल वो मुझे नजर अभी तक नहीं आया जो होना चाहिए। जो होना चाहिए। ठीक है। कहने को सारे कहते हैं जी एक पेज पे हैं, फलाना ने भी करे। अब ये अंदाजा लगाएं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अभी तक हमसे ये पूछ रहे हैं, आपसे, चीमा साहब से पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि जी दहशतगर्द की तारीफ तो करेंगे, है क्या? हाँ, अभी तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि दहशतगर्दी है क्या, टेररिज्म क्या है। अब जब तक हमें बीमारी का ही नहीं पता तो उसका इलाज कौन आसमान से फरिश्ता है करेंगे? तो इसलिए मैं सर आपसे अर्ज करता हूँ कि सारे फेस से भी करते हैं, वो जो कोऑर्डिनेशन का लेवल होना चाहिए एजेंसीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का, अदारों का और आम आदमी का, इसमें आम आदमी का बड़ा रोल है। असल चीज आम आदमी है। असल अगर आम आदमी शामिल हो जाए तो आगे से ज्यादा कामयाबी आती इसकी है। जिम्मेदारी आप मुझ पर डाल दें, इसकी जिम्मेदारी आप पुरानी हुकूमतों पर डाल दें। किसी जमाने में SHO को अपने एरिया के हर घर का पता होता था। बिल्कुल ठीक, नेटवर्क था उसका। आजकल सिवाय पैसे इकट्ठे करने के उनको किसी और चीज का पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं फ्रेंकली कह रहा हूँ। अच्छा, वो एक लफ्ज बड़ा अजीब सा है, आपने बात कर दी। मैं एक दिन PTV पे भी प्रोग्राम में ये बात कर दी थी कि उस वक्त वो टाउट सिस्टम जो होता था ना उनका गली मोहल्लों में, वो बड़ा इफेक्टिव था। नहीं, डायरी स्पाई होता। हाँ, नहीं, वो डायरी स्पाई ने अगे बंदे रखे होंगे सन, नहीं जी, वो सिर्फ पैसा वास्ते नहीं सन होते। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अभी तक जो मुख्तलिफ फिका के उलमा हैं, अभी मैं ताहिर रशीद साहब को इंटरव्यू सुन रहा था, वो अपनी बात कर रहे थे कि जी अब हमें लिस्ट दें, फिर हम आपको, जैसे चीमा साहब ने कुछ सही कहा कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, वो फिर हम आपको बताएंगे कि जी हाँ फलां दिन आप क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक, फलां मदरसे में, ठीक, जहाँ पे इस किस्म की रेजिस्टेंस हो, और फिर हमारे चारों तरफ जिस किस्म के हालात पैदा हुए हैं और किए जा रहे हैं मजीद, उन हालात की मौजूदगी में अंदर से भी इस किस्म की जो इख्तलाफी आवाज़ें आना है, ये मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए लम्हा फिक्रियां, लम्हा फिक्री है। बिल्कुल ठीक। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जिन्होंने अपना सारा कुछ बाहर ले गए हैं। ये हमारे लिए सोचने की बात है, आपके लिए, मेरे लिए, चीमा साहब के लिए, कि जिन्होंने इस पाकिस्तान में रहना है। ठीक ठीक। जब तक हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे आम आदमी, उस वक्त तक वो इफेक्टिव कैंपेन जो है दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके सहूलतकारों के खिलाफ, अब बहुत से लोग नाम लिए जा सकते हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रेजिस्टेंस है। बिल्कुल ठीक है। में भी है यहाँ। अच्छा चीमा साहब, दहशतगर्दी अपनी जगह पे, अब जो थानों को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, आज जो वजीर आजम साहब ने उसका भी इफ्तिताह कर दिया, इफ्तिताही तकरीब थी, उसको आप किस तरह देखते हैं कि क्या आम आवाम की जिंदगियों पे उनको इंसाफ मिलने में कुछ इफेक्टिव हो गया ये कंप्यूटराइज्ड निजाम? वो कन्फ्यूशियस बैठा था तो उसे किसी शागिर्द ने पूछा कि एक मुल्क के लिए क्या चाहिए। अच्छा, तो उसने कहा एनफ फूड, कि खुराक काफी होनी चाहिए। उसने कहा और, उसने कहा एनफ आर्म्स, आर्म असला हो। उसने कहा और, उसने कहा ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड रूलर, हुक्मरान और अवाम के दरमियान ट्रस्ट। उसने कहा अगर ये तीनों ना हो, उसने कहा देन ड्रॉप द आर्म्स, फिर असले की जरूरत नहीं है। ठीक। उसने कहा अगर दो भी ना हो, उसने कहा देन ड्रॉप द फूड, फिर खुराक की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट बिटवीन द अवाम एंड पीपल वो रहना चाहिए। इशू ये है कि आजकल वज़ीर आज़म इतने फीते काट रहे हैं। अच्छा, इसको आप समझते हैं कि ये मसनूई मतलब जिस तरह से कम 90% फीते जाली हैं। सड़क किसी का फीता कटे तो हम समझते हैं कि शायद 2-4 साल में बन जाएगी, पुल किसी का कटे तो बन जाएगी, बाकी कोई आप कह लें कि अवामी लोगों की जिंदगी में सुलझाओ, वो तालीम के हवाले से हो, वो सेहत के हवाले से हो, इंसाफ के हवाले से हो, उस फीते का कोई मतलब नहीं है, नजर नहीं आ रहा। उस फीते का कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहते हैं सर? जिसको चीमा साहब अवाम कह रहे हैं, ये पूरा मुल्क, उसको आप क्या कहते हैं जिसको ये अवाम कह रहे हैं? ये मैं दो तबके गिनता हूँ। अच्छा ठीक। जब पाकिस्तान बन रहा था तो आपको पता है कि नेहरू ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जिसको 12 एकड़ चाहिए वो हिंदुस्तान में रह जाए, और जिसके पास ज्यादा जमीन है तो वहीं रह जाए। तो जो जागीरदार थे, बड़े बड़े जिम्मेदार थे, वो सारे इधर आ गए, पाकिस्तान उनको सूट करता था। आप जिसको अवाम कहते हैं, आप जिनको अवाम कहते हैं, ये राना इकराम रबानी साहब बैठे हैं उकाड़ा की, माशाल्लाह नहायत शरीफ फैमिली से तल्लुक रखते हैं। यहां से दादू चले गए,
साल का बाद क्रॉस कर दें। भाई बड़े बड़े मालकान हैं, यहाँ तो एक इन लोगों का एक बन चुका है गठजोड़, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हीं में से सियासतदान आ गए, उसी में मिनिस्टर के बच्चे पढ़ गए, वो बड़े बड़े दारों में लग गए, ब्यूरोक्रेसी में चले गए, उन्हीं में पुलिस बन गई। अवाम जो है वो बिल्कुल लातल्लक हो चुकी है, क्योंकि सियासत पैसे का खेल हो गया ना जी। और दूसरा वजह तो ये थी। दूसरा जिसको सूबाई तसब की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका नुकसान हम 1971 में उठा चुके हैं। मुझे बताइए कि बलोचिस्तान है, बलोच है जी सबसे बड़ा, सिंधी वडेरा है, यहाँ जिस तरह बरादरीज़म है, इसको खत्म नहीं हम कर सके। ये मोची है, ये तेली है। भाई आप लिखते हैं जब आपने अभी तक ये खाना खत्म नहीं किया, जिसका मर्जी बेटा कौमियत का, ठीक है, राजपूत तो रहे, राणे हैं तो रहे, जाट हैं तो रहे, राय हैं तो रहे, लेकिन ये भी खुदारा अगर पाकिस्तान को बचाना है, वो बताना है कि सबका पाकिस्तान है, तो ये आप कहां से आ गए? यहां से एक बंदा होता है जी सिंध में उसका रिश्तेदार बैठा हुआ है, और ये पूरा एक मिली भगत है जिसको अवाम के वोटों से ये पूरा मुसलत किया। ठीक है। अच्छा रवानी साहब, क्या इत्तफाक, आप सीनियर और सीजन किस्म के सियासतदान हैं, मुझे बताइए कि इकबाल शाहिद साहब की बात से आप इत्तफाक करते हैं? क्या ये जो बेहतरियां आ रही हैं, जिस तरह से देखें कभी सोशल मीडिया नहीं होता था, हम कागज पे रिसर्च किया करते थे, कहीं से खबरें पुरानी अखबार निकाला करते थे, अब गूगल पे सर्च मारते हैं, क्या कंप्यूटराइज निजाम का थाना कल्चर पे फर्क पड़ेगा? सर कंप्यूटराइज निजाम का थाना, ये उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई वॉश। ठीक, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए जी प्लीज। नंबर 1 में कल एक फिल्म देख रहा था, शूटर अमेरिकन, उसमें सैंडर्स कहता है कि देयर आर नो शियाज, देयर आर नो सुन्नीज, देयर आर नो रिपब्लिकन्स, देयर आर नो डेमोक्रेट्स, देयर आर ओनली हैव्स एंड हैव नॉट्स। जब तक हैव नॉट्स अपने हकूक के लिए नहीं उठेंगे, हैव्स जो हैं वो अपने पास से कुछ देने के लिए तैयार नहीं। नंबर 1। नंबर 2, दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। आप इनकलाब फ्रांस के लोग आम बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप उसको 20 दफा पढ़ लें, आप उसमें से मुझे लीडर का नाम निकाल के दे दें, लोग खुद सड़कों पे आ गए। तीसरी मिसाल, डायरेक्शन खुद बन गई। तीसरी मिसाल, वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज प्रेसिडेंट था, वहां पे सीआईए की बड़ी देर से नजरें रही हैं। ये अमेरिका ने दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। साउथ अमेरिका वो सीआईए लुक करती है, यूरोप को स्टेट डिपार्टमेंट, और हम जो हैं वो उनका जो पेंटागन फौजियों को जो हम सब उस एरिया में फॉल करते हैं। उसके खिलाफ रेवोल्यूशन कह लें या रिवोल्ट हुई, फौजियों ने उसको निकाल के एक बंदे को लाके बैठा दिया। Would you believe within 3 days the entire Venezuela was on the roads? उन्होंने वो बैरक्स तोड़ के ह्यूगो चावेज को निकाला, लाके उसको उसी वो जो उसकी बनी होती है बालकनी उसी वहां पे खड़ा हुआ। नहीं, यहां तो लोगों ने 126 दिन धरना दे के खत्म कर दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। असेंबली के गेट फाड़ फेंक के कुछ नहीं बिगड़ा। सर 126 दिन का धरना जो है ना, वो नहीं कुछ भी कर सकता। अच्छा जी, ये हमारा एक ख्याल है, ठीक, और ख्यालों और ख्वाबों पे कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। और यहाँ लोगों ने कब्रें निकाल के कफन पोशी का भी जुलूस निकाले, उससे भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप देखिए ये हर रोज हुई गैस पे, लोड शेडिंग पे, एक महल्ले के लोग होते हैं, वो पांडे पकड़े होते हैं, टक 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 टक, जी गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। दैट इज नॉट द वे, अनलेस कि हर बंदा ये महसूस है। इनकी बात से मुझे बड़ा इत्तेफाक है, और मुझे दुख है कि आम आदमी की, हमारी हुकूमतों की, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की, हमारी पॉलिटिकल लीडर्स के बिहेवियर की वजह से आम आदमी का जो इंटरेस्ट है नेशनल अफेयर्स में, वो ऐसा कम हो गया। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, दैट इज वेरी क्रेडिट तो आपको देते हैं इस बात का कि आपने लोग निकाले, लेकिन जिस तरह से रबानी साहब ने कहा, एक मोहल्ले के एक महदूद जगह के लोगों को निकाल लेना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं थी। तो एक जुमला कह दें, मैं चाहता हूं कि जी आप वाइंड अप किया जाए प्रोग्राम का, एक जुमला कह दें। देखिए ये जो ना आप कह लें, ये जिम्मेदारी सिर्फ लोगों की नहीं है, निकले। अच्छा ठीक है। जिन लोगों को वोट दिया गया है उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका मैंडेट ही ये है कि वो लोगों की जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, जनाब इकबाल शाहिद साहब, इकराम रबानी साहब। गुफ्तगू का मजा आना शुरू। प्रोग्राम का वक्त चूंकि महदूद होता है और हमने समेटना होता है इसमें, आज के प्रोग्राम में जो कोशिश हमने की उसमें कितना कामयाब हुए, फैसला आपने करना। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।